बेटी, ओ बेटी, बेटी, मैंने 2 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। मैं बहुत भूखा हूँ बेटी। तेरे घर में जो कुछ भी है वो मुझे खाने के लिए दे दे बेटी। ठीक है बूढ़े बाबा, आप यहाँ बैठो, मैं अभी अंदर से चावल लेकर आती हूँ और आप जरा मेरे ये बच्चे का ध्यान रखना। इतना कहकर रेखा अपने घर के अंदर चली जाती है और फिर वो बूढ़ा उस बच्चे को वहाँ से उठा लेता है और आगे की ओर निकल जाता है। जब रेखा अंदर से चावल लेकर आती है तब अरे ये बूढ़े बाबा कहाँ गए? मेरा बच्चा कहाँ गया? यहीं तो सोया था। अरे सुनते हो, जरा बाहर तो आओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, आज सुबह सुबह अपने गांव में ये शोर कैसा हो रहा है और सभी गांव के लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं? क्या पता, मुझे लगता है गांव में किसी के घर सांप निकला है, लोग उसे ही देखने जा रहे होंगे। नहीं भाग्यवान, मुझे लगता है कि गांव में किसी के घर चोरी हुई है। अरे वो पंडित ज्ञानचंद्र वहाँ से ही आ रहे हैं, उनसे ही पूछ लो। अरे पंडित जी, ये कैसा शोर है? हमारे गांव में डकैती हुई है क्या? अरे नहीं रामू, आज फिर हमारे गांव से एक जंगली जानवर एक बच्चे को पकड़कर ले गया। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे भी गांव में सुरक्षित नहीं हैं। वैसे पंडित जी, जंगली जानवर आज किसका बच्चा लेकर गया है? अरे वो रेखा, जिसे अभी कुछ महीनों पहले ही संतान प्राप्त हुई थी, उसी बच्चे को आज सुबह सुबह एक जंगली जानवर उठाकर जंगल की ओर ले गया। अरे बाप रे बाप, वो बेचारी रेखा पर क्या बीत रही होगी। रेखा और किशन को बड़े समय बाद एक संतान प्राप्त हुई थी। अब क्या बताऊं, ये जंगली जानवरों ने तो नाक में दम करके रखा है। सुना भाग्यवान, राजू को कहना कि वो घर पर ही रहे, इधर उधर बाहर खेलने ना जाए। पता नहीं जानवरों का ये आतंक कब खत्म होगा। रामपुर गांव में लगभग 6 महीनों से जानवरों का आतंक बना हुआ था। इसी तरह रात होते ही सभी गांव के निवासी अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। उन सभी के मन में यही बात रहती थी कि ये कौन सा जंगली जानवर कर रहा है। इसी कारण गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। मेरे प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप सब जानते हो, पिछले 6 महीनों से लगातार कोई ना कोई जंगली जानवर हमारे बच्चों को जंगल में ले जाकर मार रहा है। आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने ये सभा रखी है। सरपंच साहब, हमारे गांव में आए दिन एक ना एक बच्चा गायब होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव के सभी बच्चे मारे जाएंगे। अब देखिए ना, कल उस बेचारे किशन का बच्चा आंगन से गायब हो गया। किशन का कहना है जब ये भोगा उसके घर पर भिक्षा मांगने गया था, तब किशन की पत्नी अंदर से भिक्षा लेकर आ रही थी। इतने ही बीच में जब किशन की पत्नी बाहर आकर देखती है तो ना ही वहाँ पर भोगा था, ना ही उसका बच्चा। अरे ओ बूढ़े बाबा, कल जब आप किशन के घर पर भिक्षा मांगने गए थे तब वहाँ से वो बच्चा कैसे गायब हुआ? जरा विस्तार में हम सभी को समझाइए। अरे सरपंच साहब, कल मैं जब भिक्षा मांगने गया था तब जैसे ही वो बेटी घर के अंदर भिक्षा लेने गई, तब अचानक से वहाँ एक भेड़िया आया और उस बच्चे को उठाकर भाग गया। सरपंच साहब, मैंने उस भेड़िया का खूब पीछा किया मगर वो मेरे हाथ नहीं आया। और वैसे भी सरपंच साहब, अब मेरी उम्र हो चुकी है तो फिर मैं उस भेड़िया का कहाँ तक पीछा कर पाता। अरे सरपंच साहब, जब से ये भोगा हमारे गांव में रहने आया है, जब से ही हमारे गांव में हर रोज एक न एक बच्चा गायब हो रहा है। मेरे हिसाब से ये पनौती को ही हमारे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। ये हमारे गांव के लिए पनौती है। अरे पंडित ज्ञानचंद्र, तुम एक ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होकर तुम्हारे मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है।
ये पागल भोगा हमारे गांव के शमशान में ही तो रहता है और ये बेचारा हमारे गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगता है। अरे पंडित ज्ञानचंद्र, बच्चे गायब होने से इस पागल भोगा का क्या लेना देना है? मेरे प्यारे गांव वासियों, हमारे गांव में रोज एक न एक बच्चा गायब हो रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मैंने एक समाधान ढूंढा है। बताओ सरपंच साहब, वो क्या समाधान है जिससे हमारे गांव के बाकी के बच्चे बच सके? हमारे गांव के कुछ निवासी रात भर जगकर गांव में पहरा देंगे और रात भर जगकर यह पता लगाएंगे कि ये हरकत किस जानवर की है। ठीक है, आज रात को मैं, हरि और पंडित ज्ञानचंद्र रात भर जगकर पहरा देंगे और ये पता लगाएंगे कि ये किस जानवर की हरकत है। अरे रामू, मैं पहरा कैसे दे पाऊंगा? तुम और हरि ही पहरा दे लेना। क्यों? तुम इस गांव के पंडित हो, क्या तुम्हारा इतना भी फर्ज नहीं है जो कि बुरे वक्त में गांव में पहरा नहीं दे सकते हो? तुम कैसे ब्राह्मण हो? अरे पंडित ज्ञानचंद्र, रामू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम हमारे गांव के एक ब्राह्मण हो, बल्कि तुम्हें तो सबसे पहले पहरा देना चाहिए। पहरा देकर देखना चाहिए कि हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चों का शिकार कौन कर रहा है। सरपंच जी आप छोड़िए, आज रात में मैं, हरि और पंडित ज्ञानचंद्र पहरा दे रहे हैं। ठीक है रामू, अगर तुम तीनों मुझे बता देते हो कि ये हरकत किस जानवर की है तो फिर उपहार के तौर पर मैं तुम्हें कुछ सोने की मोहरें दूंगा। सरपंच साहब, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मुझे इस भोगा पर ही शक है। ये हमारे गांव के लिए पनौती है, हम इसे आज ही हमारे गांव से बाहर निकाल देते हैं। अरे पंडित ज्ञानचंद्र महाराज, आप तो ये भोगा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इस बेचारे भोगा से तुम्हारे क्या पिछले जन्म की दुश्मनी है? ये बेचारा तो गांव जा जाकर भिक्षा मांग कर अपना पेट भरता है। भोका एक अजीब सा डरावना बूढ़ा व्यक्ति था जो कि पिछले कुछ महीनों से गांव के शमशान में आकर रहने लगा था। भोका का कोई परिवार नहीं था, वो अकेला ही शमशान में रहता था। भोका का कोई नहीं होने के कारण उसे गांव वालों ने शमशान में साफ सफाई देखने के लिए वही रख लिया था और वो गांव जा जाकर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। अरे आज तो एक शिकार भी हाथ नहीं आया, बहुत तेज भूख लग रही है, मगर मुझे लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कल एक बड़ा शिकार करूंगा, सब मरेगा, एक एक करके सब मरेगा। और वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अरे हरी, तुम्हें क्या लगता है कि ये किस जानवर की हरकत हो सकती है? अरे रामू, मुझे तो लगता है ये हरकत भेड़िया और शियार ही कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, आज रात में मुझे कहीं पर भी भेड़िया या लकड़बग्गा दिखा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे मन में तो केवल यही विचार आ रहा है कि उस बेचारे किशन पर क्या बीत रही होगी। किशन की पत्नी को वो पुत्र अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ था और लकड़बग्गे ने उस बेचारे बच्चे का शिकार कर लिया। हाँ रामू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो बेचारी मंजू घर के अंदर चावल लेने गई, इतने ही बीच में उस बच्चे को वहाँ से भेड़िया उठाकर ले गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ रामू। ये सब कहने की बातें हैं, जब वहाँ पर भोगा खड़ा था तो फिर उसे लकड़बग्गा कैसे उठाकर ले जा सकता है? अरे महाराज जी, आप कहना क्या चाहते हो? उस बच्चे का शिकार वो बूढ़े भोगा ने किया है। मेरा मन तो यही कह रहा है, क्योंकि जब से वो भोगा हमारे गांव के शमशान में रहने आया है, जब से ही हमारे गांव में रोज एक न एक बच्चा गायब हो रहा है। चलो आज हम एक काम करते हैं, अगर महाराज जी कह रहे हैं तो हम अभी तुरंत ही शमशान में जाकर देखते हैं कि वो भोगा क्या कर रहा है। चलो आज जाकर देख ही लेते हैं
कि महाराज जी की बातों में दम है या नहीं। हाँ रामू, चलो आज वहाँ जाकर देख ही लेते हैं कि महाराज जी की बातों में दम है या नहीं। रामू, हरि और ज्ञानचंद्र महाराज शमशान की ओर जाने लगते हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई आ रहा है। मैं जल्दी से इस खून को ढक देता हूँ। रामू और हरि ज्ञानचंद्र महाराज वहाँ पहुंचकर देखा तो वो भोका बैठा हुआ था। अरे बेटा, आज तुम तीनों, वो भी इतनी रात में ये शमशान में क्यों आए हो? सब ठीक तो है बेटा? सब ठीक है बाबा। बाबा, हम यही गांव में पहरा दे रहे थे, तो हम यहाँ से निकल रहे थे, तो हमने सोचा कि एक बार आपसे मिलते जाए। अरे बेटा, अभी तक तुम्हें कोई जंगली जानवर दिखा? नहीं बाबा, नहीं, अभी तक हमें एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। हमें रात भर जगकर गांव में पहरा देना है। आप आराम से सोइए और अपना ख्याल रखना। अरे रामू और हरि, तुम्हें क्या सड़े हुए मांस या खून की बास आ रही है? हाँ महाराज, मुझे भी यहाँ से बहुत ही गंदी बास आ रही है। अरे बेटा, ये बास तो मुझे भी आ रही है। अरे आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा यहाँ एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, तो मैंने उसे यहीं पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। सुना महाराज, ये एक मरे हुए कुत्ते की सड़ने की बात है। अब हम गांव की ओर चलते हैं। पता नहीं इतने ही बीच में वहाँ पर कोई जंगली जानवर आ जाए। इतना कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और रात भर गांव में पहरा देते हैं। मुझे लगता है ये पंडित ज्ञानचंद्र को मेरे ऊपर शक हो रहा है। मुझे इस ज्ञानचंद्र का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पंडित ज्ञानचंद्र, कल तू भी मरेगा। सब मरेगा, तू भी मरेगा पंडित ज्ञानचंद्र। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान। आप घर आ गए? आपने रात भर पहरा दिया होगा, आप बहुत थक गए होंगे। एक काम करो, आप जाकर आराम कर लो। ठीक है भाग्यवान, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। तुम्हें क्या कोई जंगली जानवर पहरे देते समय दिखाई दिया? नहीं भाग्यवान, हमने रात भर पहरा दिया मगर हमें एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा। ठीक है, अब आप जाकर आराम कर लो। और इधर ज्ञानचंद्र महाराज नदी किनारे बैठकर कुछ सोच रहे थे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। हमने कल रात भर जगकर पहरा दिया, तब तो एक जंगली जानवर भी नहीं आया, और जब हमने शमशान में जाकर देखा तो वहाँ पर किसी के खून की बास आ रही थी। मुझे तो पूरा शक उस भोगा पर ही है। मैं अभी तुरंत जाकर ये बात सरपंच साहब को बताता हूँ। इतने ही बीच में वहाँ भोका आकर पंडित ज्ञानचंद के सर पर वार कर देता है, जिससे ज्ञानचंद्र वही बेहोश हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ही ज्ञान की बातें कर रहा था, अब तू भी मरेगा। चलो, आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो ये औरतें आ रही है। अगर इन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया तो मैं फंस सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इस पंडित को इन झाड़ियों के पीछे छुपा देता हूँ। भोका पंडित ज्ञानचंद्र को वहाँ से घसीट कर ले जाता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई है, कोई बचाओ। अरे बूढ़े बाबा, आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या हो गया? अरे बेटी, जब मैं यहाँ पानी भरने आ रहा था तब पंडित ज्ञानचंद्र को यहाँ से एक भेड़िया उठाकर लेकर गया। मैंने उस भेड़िया का खूब पीछा किया, मगर उस भेड़िया ने पंडित ज्ञानचंद्र को नहीं छोड़ा। बेटी देखो, यहाँ पर तो खून भी पड़ा है। मंजरी और कजरी भोका की बात सुनकर घबरा गई और तुरंत ही अपने घर जाती हैं। चलो अब जल्दी से
पंडित ज्ञानचंद्र को यहाँ से लेकर जाता हूँ, वरना उससे पहले यहाँ कोई आ जाए। ये बात अपने पति को और पूरे गांव में बताते हैं। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? पंडित ज्ञानचंद्र ने तो आज रात भर हमारे साथ पहरा दिया था और आज सुबह उन्हें भेड़िया उठाकर ले गया। चलो एक बार हम सभी गांव वाले वहां पर जाकर देखते हैं। सभी गांव वाले वहां पर जाकर देखते हैं। वहां देख सबको लगा कि पंडित ज्ञानचंद्र को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है। फिर इस स्थिति को देखकर गांव के सरपंच ने रात के समय किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी और कहा कि सब शाम होते ही अपने घर में दरवाजा बंद करके कैद हो जाएगा। फिर रात के समय सरपंच की बात के अनुसार सभी गांव वाले अपने घर के दरवाजे बंद कर अपने घर में कैद होकर दुबक कर बैठ जाते हैं। भाग्यवान, ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? हमारे गांव में रोज न रोज एक न एक मौत तो हो रही है। मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है, हमारा और हमारे बच्चे का क्या होगा। अरे राजू बेटा, तू कहाँ जा रहा है? पिताजी, आज मैं उस जानवर को नहीं छोड़ूंगा जो हमारे गांव से हर रोज एक न एक जान ले रहा है। बेटा, तू पागल हो गया है क्या? वो जानवर है जानवर, तू कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप अपने घर में बैठ। कृपया करके पिताजी, आप मुझे आज मत रोकिए। आज मैं उस जानवर को नहीं छोड़ूंगा जो ये हरकत कर रहा है। इतने ही बीच में राजू अपने घर से बाहर जा रहा होता है। कौन है वो जानवर जो हर रोज हमारे गांव में आकर एक न एक जान ले रहा है? अगर उसमें हिम्मत है तो वो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। राजू की आवाज सुनकर ऊपर बैठा एक बंदर कुछ कहता है। अरे भाई, तुम इतनी रात गए ये जंगल में आकर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बंदर, तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारे जंगल का वो कौन सा जानवर है जो हमारे गांव में आकर हर रोज किसी न किसी की जान ले रहा है और आज सुबह सुबह ही हमारे गांव के पंडित ज्ञानचंद्र का शिकार किया? अरे हमारे जंगल में ऐसा कोई भी जंगली जानवर नहीं है जो किसी का शिकार करे। किंतु बंदर, मैंने तो सुना है कि लकड़बग्गा और शियार ये सब काम कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे जंगल में ऐसा कोई भी जंगली जानवर नहीं है। सभी जंगली जानवर नदी के उस पार रहते हैं, उनका यहाँ आना संभव नहीं है। वो नदी पार करके यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो फिर बंदर, ये सब कौन कर रहा है? अरे मुझे लगता है ये उसी का काम है। वही तुम्हारे गांव में किसी न किसी की हत्या कर रहा है। वो कौन है? आज सुबह सुबह मैंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जब एक पंडित नदी किनारे बैठा था उसके पीछे से हमला करता है और उसे झाड़ियों के पीछे छिपा देता है और कुछ कहता है। बंदर ने आज सुबह जब पंडित ज्ञानचंद्र पर भोका ने हमला किया था, वो बात उस बंदर ने राजू को बताई। क्या? भोगा? ये काम भोगा का है, मगर वो मनुष्य का शिकार क्यों कर रहा है? और मनुष्य का शिकार करके वो करता क्या है? मैं अभी शमशान में जाकर उसे एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। वो बूढ़ा व्यक्ति कोई आम मनुष्य नहीं है, वो एक दैत्य है जो कभी नहीं मर सकता है। ऐसी गलती एक मनुष्य ने की थी जब मैंने इसी पेड़ पर बैठकर सब देखा। वो बूढ़े व्यक्ति ने एक बकरी चराने वाले के बच्चे का शिकार किया। वो बच्चे के पिता ने उस बूढ़े व्यक्ति पर हमला किया, मगर उसे कुछ भी नहीं हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति ने पुत्र के साथ उसके पिता का भी शिकार किया, मगर आज मैं उस भोगा को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजू वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और वही कुछ दूर चलने पर एक महान तपस्वी ब्राह्मण की कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर राजू जाता है। गुरु महाराज, गुरु महाराज। अरे बालक, इतनी रात गए तू मेरी कुटिया पर क्यों आया? अब गुरु महाराज मैं आपको क्या बताऊं? पिछले 6 महीनों से लगातार हमारे गांव में किसी न किसी की मौत हो रही है। राजू अपने गांव की सभी समस्याएं जो हो रही थीं, वो सभी समस्या गुरु महाराज को बताता है। बालक,
मुझे तेरी बहादुरी पर बड़ा ही गर्व है, जो तू अपने गांव के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मगर एक बात का ध्यान रहे, वो भोगा एक महाशक्तिशाली दैत्य है, उसे मारना आसान नहीं है। मगर गुरु महाराज, हमें उस भोगा को खत्म करना ही होगा। अगर वो जिंदा रहा तो पता नहीं वो कितने मनुष्यों की हत्या कर देगा। भोगा एक शक्तिशाली दैत्य है, उसे मारने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या उपाय है गुरु महाराज? गुरु महाराज के हाथ में अचानक से तीर आता है। बालक, अगर तू इस तीर से भोगा पर वार कर देता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू गुरु महाराज से तीर लेकर शमशान की ओर निकल पड़ता है। चलो, आज तो खूब बढ़िया शिकार का इंतजाम हो गया। अब मैं आराम से बैठकर पंडित ज्ञानचंद्र को खाता हूँ। सब मरेगा, एक एक करके सब मरेगा। भोका, अब कोई नहीं मरेगा, अब मरने की तेरी बारी है। अपने तीर से भोका पर हमला करता है, मगर बार बार हमला करने पर भी भोका को कुछ नहीं होता है। इस तीर से तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने भोगा पर इतने सारे वार किए, मगर भोगा को तो कुछ नहीं हुआ। अभी मैं ज्ञानचंद्र को ही खाने जा रहा था, मगर अब पहले मैं तुझे खाऊंगा, उसके बाद ज्ञानचंद्र को खाऊंगा। इतने ही बीच में वहाँ पर गुरु महाराज प्रकट होते हैं। बालक, उसकी आंख पर वार कर। जैसे ही राजू उस तीर से भोका की आंख पर हमला करता है तो भोका वहीं समाप्त हो जाता है। गुरु महाराज, भोगा नष्ट हो गया। राजू उस पोटली से पंडित ज्ञानचंद्र को बाहर निकालता है। जब पंडित ज्ञानचंद्र और राजू को आते देख गांव वाले खुश हो जाते हैं और फिर राजू सारी बातें पूरे गांव वालों को बताता है। राजू की बहादुरी देख गांव का सरपंच उसे इनाम के तौर पर 500 मोहरे देता है।